गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे हमारा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड एरीन्स का सेकंड वीडियो। हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड हेलो एरीन्स। तो इसमें मैंने आपको टॉप 3 रिएक्शन बताया था, जिसमें से पहली रिएक्शन थी विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में हमने डाला था पहले HX, HCl, HBr, HI। दूसरा हमने डाला था अल्कोहल में फॉस्फोरस हैलाइड। तीसरा हमने डाला था अल्कोहल में थायनिल क्लोराइड SOCl2। तो अल्कोहल वाली हमने रिएक्शन कल पढ़ चुके हैं। फिर हमने सेकेंड रिएक्शन पढ़े थे विद द हेल्प ऑफ अल्कीन यानी हाइड्रोकार्बन वाली, जिसमें हमने यूज किया था अल्कीन, और अल्कीन में हमने डाला था किसको? HCl, HBr, HI को। HBr के मामले में MK रूल और एंटी MK रूल मैंने आपको बताया था। HCl और HI हमेशा कौन से रूल फॉलो करते हैं? MK रूल फॉलो करते हैं। समझ में आएगा? इसके बाद में हम आज देखेंगे हमारी थर्ड रिएक्शन, और जो हमारी थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज। मैंने जो आपको लिस्ट में ऑलरेडी लिखा चुका हूं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में ऑलरेडी 2 रिएक्शन इंक्लूडेड है, एक है फिंकेलस्टेन और दूसरी कौन सी रिएक्शन है बेटा? शॉर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो नाउ बच्चों देखेंगे सबसे पहले हम हमारा थर्ड प्रिपरेशन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बराबर है बच्चों, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज में हम सबसे पहले इसमें ए पढ़ेंगे, जिसका नाम है फिंकेलस्टेन रिएक्शन। फिंकेलस्टेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये रिएक्शन 2 मार्क के लिए आती है। नोट डाउन, ये रिएक्शन 2 मार्क के लिए आती है। इसके नीचे एक शॉर्ट्स है, ये दोनों में से एक आती है एग्जाम में, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो फिंकेलस्टेन रिएक्शन का बेस क्या है, क्यों यूज की जाती है इस रिएक्शन को? देखो भाई, मैं आपको बताता हूं। अगर हमारे पास अल्काइल क्लोराइड है या अल्काइल ब्रोमाइड है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर हमारे पास अल्काइल क्लोराइड है और अल्काइल ब्रोमाइड है, और इसको हमको क्या बनाना है? अल्काइल आयोडाइड बनाना है। ये नहीं, क्या बात हुई है? यानी एक क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, उससे आयोडाइड बनाना है। तो अगर हमको आर आए, यहाँ पर आर आए लिखा हुआ है, थोड़ा सा वहां पर फ्लैश आ रहा है, देख लेना। अल्काइल आयोडाइड आर आई बनाना है, तो आप डालोगे NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है बेटा कौन सी रिएक्शन? फिंकेलस्टेन रिएक्शन। समझ में आ गया? चलो इस रिएक्शन का एग्जांपल्स देख लेते हैं हम थोड़ा सा। जैसे कि देखो, मेरे पास एक रिएक्शन है CH3CH2Br। इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। ये जनरल नेम है बेटा, इथाइल ब्रोमाइड। दिस इज अ जनरल नेम। IUPAC नेम है इसका ब्रोमोइथेन। क्या नाम है इसका? ब्रोमोइथेन। इसमें अगर मैंने डाला NaI डालते हैं हम किन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो क्या होगा बेटा? यहाँ का आयोडीन निकलेगा, ब्रोमीन की जगह आएगा, यहाँ का ब्रोमीन निकलेगा, आयोडीन की जगह आएगा, और क्या बनेगा बेटा? CH3CH2I प्लस NaBr। गॉट इट? दिमाग में आ गया इतना? ये हो गई हमारी रिएक्शन। दूसरा दूसरा एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिया CH3Cl, लिया सिंपल CH3Cl लिया। इसमें हम डाल रहे हैं NaI, डाल दिया हमने NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। समझा? यहाँ का आयोडीन आएगा, इसको एक्सचेंज करेगा। बराबर है? तो क्या बनेगा भैया? हमारा CH3I बन जाएगा प्लस NaCl। गॉट इट? दिमाग में आ गया? तो ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है बेटा? फिंकेलस्टेन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? फिंकेलस्टेन रिएक्शन। नोट डाउन, आपको प्रॉपर नोट्स बना के रखना है, मैं चेक करूंगा ऑफलाइन लेक्चर्स में पूरा। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारी दूसरी रिएक्शन, जिसका नाम है शॉर्ट्स रिएक्शन। हाँ तो बच्चों, अब देखेंगे हम शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन भी कुछ फिंकेलस्टेन रिएक्शन की सिस्टर रिएक्शन आप बोल सकते हो, बिल्कुल मिलती जुलती रिएक्शन है। वहां पर हमने क्या किया था? अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड लिया था, उसकी मदद से हम अल्काइल आयोडाइड बनाते थे NaI डाल के। यहाँ पर अल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे, F वाला। देखो कैसा। अगर हमने RCl लिया है या RBr लिया है, इसमें से आपको क्या बनाना है? RF बनाना है। क्या बनाना है आपको? RF। तो आप AgF डालो, आपका काम हो जाएगा। वैसे AgF के अलावा बहुत सारे कंपाउंड और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक ही बताया, AgF। ठीक है, तो देखो भाई एग्जाम्पल देख लो इसके। एग्जाम्पल कुछ वैसे ही रहेंगे। CH3CH2Br हमने लिया, इसमें अगर मैं AgF को डालता हूं, तो ये फ्लोरीन आएगा, इसको एक्सचेंज करेगा, एंड यू विल गेट व्हाट? CH3CH2F प्लस AgBr। क्या बनेगा बेटा? AgBr। दिमाग में आ गई? ऐसी ही और रिएक्शन होंगी हमारी, ऐसे ही आप किसी भी रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी शॉर्ट्स रिएक्शन। तो बेटा हमारा तीसरा नंबर की रिएक्शन खत्म।
तीसरी रिएक्शन में हमने दो रिएक्शन देखे, फिंकलस्टेन एंड शॉर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारी फोर्थ रिएक्शन। लेकिन अब जो रिएक्शन बताऊंगा वो रहेंगी रिंग के ऊपर हेलोजन वाली, हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन। ये तीनों प्रिपरेशन किसकी थी? अल्काइल हैलाइड आरएक्स की थी। सिंपल कार्बन की चेन, उस पे एक हेलोजन अटैच, उसकी थी ये रिएक्शन प्रिपरेशंस के लिए। समझ में आ गया ना बेटा? अब हमारी जो फोर्थ रिएक्शन रहेगी बच्चों, वो रिएक्शन रहेगी इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होती है, क्यों होती है, इसमें क्या होता है, व्हाई इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो देखो बेटा, यहाँ पर हमारे बुक में टर्लिन की मदद से किया हुआ है। यानी रिंग है, रिंग के ऊपर अगर CH3 अटैच है, अगर रिंग के ऊपर CH3 अटैच रहता है तो उसको बोला जाता है टर्लिन। क्या बोला जाता है बेटा? उसको नाम है टर्लिन। ये स्पेशल नाम दिया हुआ है इसको। ठीक है, तो हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर कौन अटैच है बच्चों? इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है CH3, और इसके ऊपर हमको एक्स्ट्रा का एक बंदा अटैच करना है। किसको अटैच करना है? हेलोजन को अटैच करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने Br2 डाल दिया, ये Br2 डाल दिया, ये रिएक्शन को आप एक तो Fe के प्रेजेंस में करो, या FeCl3 के प्रेजेंस में करो, या AlCl3 के प्रेजेंस में करो, लेकिन इट शुड बी एनहाइड्रस। डार्क कंडीशन में आप रिएक्शन कर सकते हो ये। तो बेटा देखो, यहाँ पर क्या होता है, दो ब्रोमीन रहते हैं, एक ब्रोमीन निगेटिव वाला बनता है, एक ब्रोमीन पॉजिटिव वाला बनता है, और पॉजिटिव वाले ब्रोमीन को बोला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? निगेटिव चार्ज रहता है। यानी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज रहना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर एक ब्रोमीन पॉजिटिव वाला है, समझ लो ये ब्रोमीन पॉजिटिव वाला, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या करेगा? यहाँ का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा, बराबर है? तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन नहीं तो पैरा पोजीशन पे हो सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से सुन लो ध्यान से। ऑर्थो नहीं तो पैरा पे होगा, पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एक काम करते हैं, मैं सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। आपका प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है, यहाँ पर ब्रोमीन लग गया, ऊपर CH3 तो लगा ही था, क्लियर है? या तो फिर आपका प्रोडक्ट एक ऐसा बनेगा, ये हो गया रिंग, रिंग के ऊपर CH3 और नीचे ब्रोमीन लगा है। तो ये पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट है, ये ऑर्थो पोजीशन वाला प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो इसका इसका नाम है पैराब्रोमोटोलिन। क्या नाम है इसका? पैराब्रोमोटोलिन। इसका नाम रहेगा ऑर्थोब्रोमोटोलिन, या ऐसा भी रहेगा 2 ब्रोमोटोलिन या 4 ब्रोमोटोलिन। इसमें ये वाला प्रोडक्ट जो रहेगा बेटा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, पैरा पोजीशन पे ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, रिएक्शन अगर आपको बैलेंस फॉर्म में लिखना है तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा दो, वो दो बन गए। और यहाँ पर देखो ये सब्स्टिट्यूट हुआ था, तो ये HBr बनेगा, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हम यहाँ पर ट्वाइस HBr लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? ट्वाइस HBr इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। समझ में आई बच्चों रिएक्शन? तो ये थी इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक ही रिएक्शन है और टर्लिन के फॉर्म में दिए, इसलिए मैंने इसी फॉर्म में लिखा है। आप सिंपल रिंग के ऊपर भी ये रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ रिएक्शन। नाउ द फिफ्थ रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सैंडमेयर रिएक्शन मैंने आपको 11वीं में भी पढ़ाया हूँ, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ चुके हैं, तो भी आज रिपीट करूंगा सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, चलो देखेंगे। हाँ, तो नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज द सैंडमेयर रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है, और अगर आपको कभी इस रिएक्शन के बारे में आई तो 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं रिएक्शन, 3 मार्क के लिए भी आ सकती है रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखो बेटा कैसे करेंगे हम इस रिएक्शन को। सबसे पहले आपको लेना है एनिलीन, एनिलीन की मदद से करना है। एनिलीन लेना है, एनिलीन से बनेगा डाइजोनियम कंपाउंड बनेगा, और फिर वो डाइजोनियम कंपाउंड से हमारा हेलो एरिन्स बनेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हूँ कि अभी जो चौथी और पांचवी जो प्रिपरेशन थी अपनी हेलो एरिन्स के लिए, तो हेलो एरिन्स ने एक्स की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे सबसे पहले एनिलीन से स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। देखो स्टेप नंबर 1, इसमें स्टेप नंबर 1 क्या रहेंगी? स्टेप नंबर 1, आप जस्ट एनिलीन ले लो। ये मैंने लिया रिंग, और रिंग के ऊपर लगा दिया बेटा NH2, इसको बोलेंगे एनिलीन। और इस एनिलीन में हमको ऐड करना है NaNO2 और ट्वाइस HCl। तो ये देखो बच्चों, मैंने डाला NaNO2 प्लस ट्वाइस HCl। ठीक है बच्चों, तो इसकी यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसी होंगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है, और ये हो गया 2 ऑक्सीजन, यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके बनते हैं 2 वाटर। तो यहाँ पर बन गया बेटा 2 वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है,
यहाँ पर एक सोडियम है, यहाँ पर एक दो क्लोरीन है, लेकिन एक क्लोरीन लेंगे उसमें से, और क्या बनेगा, एक बाय प्रोडक्ट बन गया हमारा NaCl। समझ में आ गया। अब बचा क्या, नाइट्रोजन, और यहाँ का एक क्लोरीन बचा। ये नाइट्रोजन जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा। तो इससे अटैच होने के बाद क्या बनेगा, नाइट्रोजन, देखो भाई ऐसी रिंग रहेगी, और ये रिंग के ऊपर ऑलरेडी एक नाइट्रोजन अटैच था, दूसरा नाइट्रोजन आके अटैच हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बने ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन यहाँ से आके ऐसे अटैच हुआ, तो ये नाइट्रोजन ये दिख रहा है आपको, समझ में आ गया। ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब जैसे तुम जानते हो नाइट्रोजन ने इसने 4 बॉन्ड बनाया, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। और ये क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पर बचा है, तो ये क्लोरीन निगेटिव इसको आके आज हो जाएगा ऐसा अटैच, तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इसको लिखने का एक और तरीका है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, रिंग है और रिंग के ऊपर क्या लिखेंगे अपन, N2, देख सकते हो आप, N2 पॉजिटिव, Cl निगेटिव, समझा। ये तो स्टेप नंबर 1, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका बेटा, इस पूरे का नाम है बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये थी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या बनाया बच्चों, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनाया। तो अब हमारा स्टेप नंबर 1 का आधा कंपाउंड तो बन गया, अब सिर्फ इसी का यूज करना है हमको, और इसके यूज में आगे आगे बनाना है। देखो हम कैसे करते हैं, ये बड़ा काम का कंपाउंड है। ये अमाइंस नाम का एक लेसन है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें दी हुई है, इसमें साइड में रिएक्शन आपको वहां पर भी मिलेगी पढ़ने के लिए। तो चलो देखेंगे स्टेप नंबर 2। तो भाई स्टेप नंबर 2 में हम लेते किसको, ये लिए हमने रिंग, और रिंग के ऊपर किसके लिए हमने N2 पॉजिटिव, Cl एंड निगेटिव, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये N2 तो बेचारा बिना मतलब का फंसा हुआ है, इसको सिर्फ एक मौका होना बाहर निकलने का, जैसा मौका निकलेगा, जैसा मौका मिलेगा वैसा वो निकलेगा और उड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर कैसा होगा, इस रिएक्शन में मैं सबसे पहले डालता हूँ Cu2Cl2, Cu2Cl2 डालता हूँ, तो क्या होगा, ये N2 उड़ जाएगा, यहाँ का क्लोरीन इधर, इधर का क्लोरीन इधर, यानी कुछ टाइप हो जाएगा। देखो रिंग है, रिंग का N2 उड़ गया, ये N2 उड़ गया, ठीक है, और ये जो क्लोरीन था यहाँ पर लग गया, तो क्या बन गया ये, देखो भाई रिंग के ऊपर Cl बन गया, क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन, बन गया हमारा प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। और इसी में अगर मैं डालता हूं Cu2Br2, तो क्या बनेगा बेटा, रिंग, रिंग के ऊपर क्या लगेगा, Br लगेगा प्लस N2 गैस, ये दूसरी है। और इसमें एक और रिएक्शन है, इधर साइड बताता हूं, अगर इसमें मैं Ki डालता हूं, Ki, तो क्या बनेगा, रिंग, रिंग के ऊपर लग जाएगा, रिंग के ऊपर लगेगा आयोडीन प्लस N2 गैस उड़ेंगे, रिंग के ऊपर क्या लगेगा बेटा, आयोडीन प्लस N2 गैस उड़ेंगी, ये हमारा प्रोडक्ट है। गॉट इट, दिमाग में आ गया। यहाँ पर KCl बाय प्रोडक्ट निकलेगा, KCl, KCl, समझ में आ गया बच्चों। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमने बनाया बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, और स्टेप नंबर 2 में हमने उसका यूज किया, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसकी मदद से हमने बाकी बनाया, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी साइड में रिएक्शन, और इस रिएक्शन के साथ में हमारी प्रिपरेशंस खत्म, प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरिन्स भी खत्म, प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन भी खत्म। पहले की 3 रिएक्शन हेलो अल्केन के लिए है, फिर 2 रिएक्शन हेलो एरिन्स की है, ऐसे टोटल 5 प्रिपरेशन अपने पढ़े, तुम्हारे दिमाग में पूरा बैठा रहना चाहिए शेड्यूल। तो यहां तक अपना ये सब काम हो गया, अब हमको देखना है इसके आगे का पोर्शन। अब इसके आगे के पोर्शन में देखो बेटा, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है, क्या दी हुई है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला कंसेप्ट ले लेता हूं, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। और हाँ, अच्छे से नोट डाउन करके रखना है आपको, मैं चेक करूंगा, ठीक है बच्चों। फरवरी 2021 चालू है अभी, समझ में आ गया, बता रहा हूँ, याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो तो वेट करो, हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स।
तो इसमें कुछ पॉइंट्स यूज करेंगे। जैसा पहला पॉइंट है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी हेडिंग आपके बुक में दी हुई है। नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में अपन देखेंगे। चलो ठीक है भाई, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक टॉपिक इसके अंदर छोटा सा लेते हैं, नेचर ऑफ सी डैश एक्स बॉन्ड। इस बॉन्ड का नेचर देखेंगे पहले, ठीक है। तो इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, देखो भाई, कभी भी देखो, अगर आर एक्स अगर आप देख रहे हो या रिंग वाला देख रहे हो, आर एक्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें कार्बन है, कार्बन के ऊपर कुछ तो अटैच रहेगा और ये हेलोजन है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूं तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज मोर एज कंपेयर टू द कार्बन, इट इज द हेलोजन, कोई भी ले लो आप, ठीक है। जिसके कारण ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होके किसके तरफ जाएंगे, हेलोजन के तरफ जाएंगे। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब नाउ दिस बॉन्ड बिकम्स द पोलर वन। ये देखो, ये तीनों बॉन्ड को मैं ऐसा बना देता हूँ शॉर्ट में। तो ये जो बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड का नाम है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका नाम है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही है, क्योंकि भाई देखो, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच में हमेशा बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि रहता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में बनता है, बराबर है कि नहीं है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये वाला रहेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव पोलैरिटी आई है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आई, दैट्स वाई इसका नाम है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया भाई हमारा एक छोटा सा टॉपिक, नेचर ऑफ सी डैश एक्स बॉन्ड, ठीक है। अब देखेंगे नेचर ऑफ सी डैश एक्स बॉन्ड के बाद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके बारे में बात करेंगे बेटा। अब देखो भाई, जैसे कि देखो, यहाँ पर एक एक बीकर है, समझ लो बीकर, ठीक है। ये बीकर को मैंने अच्छे से पूरा कवर कर दिया है। इस बीकर के अंदर हमने किसको रखा है बेटा, इस बीकर के अंदर हमने बहुत सारा अल्काइल हैलाइड डाल के रखा है। तो अल्काइल हैलाइड के रूप में अल्काइल ब्रोमाइड भी रख सकते हैं, अल्काइल आयोडाइड भी रख सकते हैं, अल्काइल फ्लोराइड भी रख सकते हैं, किसी को भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, कैसा होगा, इसकी कहानी क्या होगी, देखो। सबसे पहले देखो, ये एक हो गया अपना सी डैश एक्स, ठीक है, और ये हो गया हमारा सी डैश एक्स, ये दूसरा, ठीक है। इसके ऊपर निगेटिव पोलैरिटी है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी है, इसके ऊपर निगेटिव पोलैरिटी है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी है। अब क्या होगा बेटा, देखो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा अट्रैक्ट, ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस को अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अपने तरफ अट्रैक्ट करना, इसको बोला जाता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस। तो ये फोर्स का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। समझ में आ गया, ये कौन सा है बेटा, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। ये वैन डर वाल्स फोर्सेस बाकी सब फोर्सेस से ज्यादा अच्छा रहता है ये डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, इससे स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डायपोल डायपोल इंटरैक्शन का एग्जांपल ही है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन रहना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये डायपोल डायपोल इंटरैक्शन हो गया बेटा। तो अब देखो भाई, यहाँ पर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड तो बना था, और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड के कारण इस मॉलिक्यूल को हम टैग देंगे पोलर मॉलिक्यूल का टैग, पोलर मॉलिक्यूल का टैग देंगे, और यही पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे डायपोल मॉलिक्यूल। तो दिस मॉलिक्यूल इज अ डायपोल मॉलिक्यूल, और दैट्स व्हाई इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हो रहा है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आया है। इसके अलावा भी वो एक और फोर्स होता है, देखो अब जैसे कि देखो, मेरे पास अगर एक बीकर के अंदर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, और ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Br, बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे कि यहाँ पर डाबल डबल इंटरेक्शन चल रहा है, लेकिन ये देखो, एक कार्बन चेन भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती है आपस में। कार्बन चेन ये तो इनकी तो बता दिया मैंने, ये देखो, इस बॉन्ड के बारे में, इस बॉन्ड के बारे में ही प्री एक्सप्लेन कर दिया। ये फ्लिप में रहते हैं, उल्टे में रहते हैं, तो होता ही है, ठीक है। अब ये कार्बन चेन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कार्बन चेन। ये कार्बन चेन भी अपने आप को एक दूसरे के अट्रैक्ट करती है, देखो ये कार्बन एक दूसरे को विद द हेल्प ऑफ सरफेस एरिया। ये थोड़ा मैंने बराबर मॉलिक्यूल नहीं बनाया, एक मिनट थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं। हाँ, देखो, ये हो गया CH3 CH2 CH। अब देखो भाई, जैसा ये एक मॉलिक्यूल अपना ऐसा हो गया, ये मॉलिक्यूल है अपना, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये देखो, सरफेस एरिया से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, सरफेस एरिया,
जितनी ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा अट्रैक्शन। तो सरफेस एरिया के कारण अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स चल रहा है, यहाँ पर इस फोर्स का नाम है वैंडरवाल्स फोर्सेस। क्या नाम है इसका? वैंडरवाल्स फोर्सेस। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के रूप में दो फोर्स चलते हैं, एक डाबल डबल इंटरेक्शन और दूसरा वैंडरवाल्स फोर्सेस। वैंडरवाल्स फोर्सेस के लिए कार्बन चेन रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन। जितने ज्यादा कार्बन रहेंगे उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। समझ में आई कि नहीं आई बातें? दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये था हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। चलो बेटा एक कंक्लूजन इसके ऊपर और दे देता हूं मैं तुमको, ठीक है? एक मिनट रब कर देता हूं। देखो बच्चों, मैंने एक काम किया है यहाँ पर, ब्यूटेन ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है, 4 कार्बन वाला ब्रोमाइड लिया है हमने। बहुत सारे 4 मॉलिक्यूल बना के रखा मैंने। देखो बेटा, ये दिस वन इज द कार्बन चेन। ये कार्बन चेन हो गई। यहाँ पर बच्चों ये कार्बन चेन हो गई। ये कार्बन चेन हो गई। यहाँ पर देखो ये कार्बन चेन हो गई। यहाँ पर देखो ये कार्बन चेन हो गई हमारी। बराबर है कि नहीं है? अब इनमें देखो कैसे सब एक दूसरे के फोर्सेस के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। ये निगेटिव वाला हो गया, पॉजिटिव। ऐसी तो पॉजिटिव पोलैरिटी इसके ऊपर भी आएंगी, चेन के ऊपर भी आती है, इसके ऊपर भी हल्की फुल्की आती है। तो यहाँ पर ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये देखो यहाँ पर सब सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। ये डबल डबल इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी हल्का सा डबल डबल इंटरेक्शन दिखेगा। ठीक है, और ये नहीं, यहाँ पर ये सरफेस एरिया वाला, ये सरफेस एरिया। यहाँ पर देखो सरफेस एरिया वाला, ये सरफेस एरिया वाला वैंडरवाल्स फोर्सेस। ठीक है, तो देखो कुछ वैंडरवाल्स फोर्सेस भी हो रहे हैं, डबल डबल इंटरेक्शंस भी हो रहा है। तो इसीलिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा अटैच रहता है। क्या बोला मैंने? इसलिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अच्छा खासा अटैच रहता है। और ऐसे ही फोर्सेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ में आ गया? और दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा इनको एक दूसरे से दूर करने के लिए। समझ में आया? जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा उतने ज्यादा टेम्परेचर लगेगा एक दूसरे से दूर करने के लिए। और दूर करना बोले तो लिक्विड का सॉलिड, सॉलिड का लिक्विड, सॉरी सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस वाला हो जाएगा। फेस चेंज हो जाएगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में इंक्लूड करेंगे अपन। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ठीक है, अपनी सेकंड हेडिंग अब रहेंगी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सेकंड हेडिंग कौन सी है बेटा? अपनी बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बेटा, अपनी जो सेकंड हेडिंग है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसको प्रोपोर्शनल होती है बेटा? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट में मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपके पास में अगर CH3Br है, ठीक है, और आपके पास है CH3CH2Br है। अगर आपके पास में एक और है CH3CH2CH2Br है। तो देखो भाई, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्या कारण होना चाहिए इसका? बॉइलिंग पॉइंट देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट? इसका काम इससे ज्यादा इसका है, इसका ज्यादा इसका है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि देखो भाई, वेंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों वेंडरवाल फोर्सेस? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। और वेंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन के साथ में कौन बढ़ रहा है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है। समझा? तो सबसे पहले क्या लिखोगे तुम? सबसे पहले आप लिखोगे ये नंबर 1, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। नंबर 2, देयरफॉर सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तीसरा, देयरफॉर वेंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस। देयरफॉर चौथा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्लियर है कि नहीं है? इन सब में अब तुम बोलोगे सर डबल डबल इंटरेक्शन कैसा है? इन सब में, सब में इक्वल अमाउंट में डबल डबल इंटरेक्शन है। ये देखो, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। डबल डबल इंटरेक्शन सब में सेम है। ठीक है, वही अगर मैं अगर दूसरा केस लेता हूं, जैसे ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में अब देखो केस नंबर 2 है। ठीक है, केस नंबर 2 में अगर मैंने जैसे कि लिया है CH3Br, CH3Cl, CH3F, ये ऊपर से नीचे जाओ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इंक्रीजेस। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। क्यों? यहाँ पर देखो इंटरमॉली डबल डबल इंटरेक्शन चेंज हो रही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका डबल डबल इंटरेक्शन इसका दूसरे CH3F के साथ में बहुत जबरदस्त रहेगा। CH3Cl का दूसरे CH3Cl के साथ थोड़ा कम रहेगा। CH3Br का दूसरे CH3Br के साथ में थोड़ा कम रहेगा। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है बेटा? यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन इंक्रीजेस। देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर सॉरी डबल डबल इंटरेक्शन में शॉर्ट में लिखूंगा DD इंटरेक्शन, D' इंटरेक्शन इंक्रीजेस। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। दिमाग में आ गया यहाँ तक का? एक कहानी, ये दो कहानी समझ में आ गई ना? देखो एक केस नंबर 3, केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 कैसा होगा?
तो केस नंबर 3 में क्या होगा बेटा, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है मेरे पास में CH3 CH2 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 Br, ये एक मॉलिक्यूल है। दूसरा है हमारे पास में CH3 C CH3 H CH2 Br, ये तीसरा है। एक और बना लेते हैं अपन, CH3 C CH3 CH3 Br, दिख रहा है आपको, 3 मॉलिक्यूल है। तो बेटा आप देखो यहाँ पर सरफेस एरिया सब में देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है, जिसमें जितनी ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे से ऊपर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीजेस। समझ में आ गया, क्लियर है। नीचे से ऊपर क्या होगा बेटा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीजेस। दिमाग में आई कहानी, कोई परेशानी नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट खलास ना। सॉल्युबिलिटी देखना है अभी, देखो बेटा सॉल्युबिलिटी की कहानी कैसी होगी। सॉल्युबिलिटी की कहानी में मैं आपको बता दूं, देखो जैसे कि अगर मैंने लिया CH3 CH2 Br, ठीक है, तो ये इतना जो एरिया है, इतना एरिया तो समझ लो पोलर में आ गया, और इतना जो एरिया है, इतना एरिया आएगा नॉन पोलर में। ठीक है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और नॉन पोलर एरिया इज द हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पानी पसंद नहीं है। और ये जो एरिया होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। ये एरिया कैसा होता है बेटा, हाइड्रोफिलिक। तो अब तुम ही बता सकते हो मुझे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, सोल्युबिलिटी होगी कम, यानी लोअर अल्काइल हैलाइड, यानी क्या बोल रहा हूं मैं, लोअर Rx एंड द हायर Rx। ठीक है, जैसी जैसी लोअर से हायर की तरफ जाओगे सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सोल्युबिलिटी पानी में फॉर वाटर, सोल्युबिलिटी फॉर वाटर डिक्रीजेस, पानी में ये लोग कम डिजोल्व होंगे क्योंकि पानी में पोलर मॉलिक्यूल अच्छे से डिजोल्व होते हैं। तो भैया समझ में आई सब बातें, क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटेड। तो आप देखो बच्चों, आपका काम है पूरा नोट डाउन कर लो। मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और अपने से सॉल्युबिलिटी, ये 2 वीडियो में मैंने सब कंप्लीट कर डाला। ठीक है, तो इतना पूरा अच्छे से नोट डाउन करो, मैं सिस्टमेटिकली बुक में चेक करूंगा। और हाँ, इन टॉपिक्स को मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा। क्या बोला मैंने, इन टॉपिक्स को मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियरली समझ में आ गया। चलो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करो, बाय।